हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवानी जायसवाल है और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक फुल सीरीज इकोनॉमिक्स की क्लास 11th की, जिसका आज फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मैं कुछ 2-3 सवाल पूछ लेती हूँ, जिसका जवाब हम ढूंढेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कि क्या हम सभी लोग यानी आप लोग क्या चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पॉकेट मनी मिले, आपको ज़्यादा टाइम मिले अपने फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए, है ना? चाहते ही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी नीड्स मीन्स हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक? ये हमारी नीड्स हैं और इनको फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज़ चाहिए, जैसे कि पॉकेट मनी के लिए मनी चाहिए, फ्रेंड्स के लिए टाइम चाहिए, यानी कि मनी, टाइम और अदर गुड्स जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब क्या होती हैं, हमारी रिसोर्सेज़ होती हैं। तो हमारी नीड्स और रिसोर्सेज़ को ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं किसी की। तो हाँ, हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं कि देयर आर अनलिमिटेड नीड्स ऑफ पीपल। आपकी जब एक ज़रूरत पूरी हो जाती है, फिर हमारी एक नई ज़रूरत पैदा हो जाती है। वो ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो फिर उसके बाद एक और पैदा हो जाती है। इसी को कहते हैं अनलिमिटेड नीड्स। तो वी हैव अनलिमिटेड नीड्स, बट वी हैव लेस यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने अनलिमिटेड नीड्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप देख लीजिए कि हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, नीड एंड वांट्स का डिफरेंस पढ़ लेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, ब्रांचेस एक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और कुछ अलग से न्यू टर्म्स भी, की टर्म्स भी पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको जो बोला, आप देखिए वही लिखा है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए विद द हेल्प ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज इज इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ दिस इज इकोनॉमिक्स। चलिए, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट मेक डिसीजंस। अब इकोनॉमिक्स ही हमें हेल्प करती है कि हम कैसे समझें, चाहे हम कोई इंडिविजुअल हो, चाहे हम कोई बिजनेस हो, या हम पूरी सरकार ही क्यों ना हो, कैसे हम अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लें, ये हम सीखते हैं इकोनॉमिक्स में, है ना? नेक्स्ट, द वर्ड इकोनॉमिक्स comes from the Greek word economia, meaning household management। इसका मतलब ही है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हाउस होल्ड में कैसे मम्मी आपकी कैसे देखती हैं चीज़ों को, कि इतने पैसे हैं, इसमें ये घर की चीज़ें लानी है, ये कहीं आने जाने के लिए लेनी है, ये किसी को देने के लिए लेनी है। तो आपके पास जो एक लिमिटेड सैलरी आई है, उसमें से आप अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हो, बैलेंस करते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स इससे अलग नहीं है। ठीक है? ये है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक। पहले आप इनको देख लीजिए। इनका नाम है एडम स्मिथ और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनके द्वारा भी यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। देयर आर सम इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि किसी भी डेफिनेशन में, किसी भी इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन जो दी हुई उनकी डेफिनेशन होती है, उसमें हम कोई भी वर्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसको एज इट इज लिखा जाता है विद डबल इन्वर्टेड कॉमास। आप इन कॉमास का यूज करेंगे, आप एग्जाम में भी जब लिखेंगे, आप मीनिंग में अलग से, जब आप मीनिंग लिख रहे हो इकोनॉमिक्स की या किसी भी वर्ड की, किसी भी बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, और आगे भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो जब आप मीनिंग लिख रहे हो, वहाँ पे आप अपने वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्पल्स कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। लेकिन जब भी आप कभी डेफिनेशंस लिखते हैं और आप नेम मेंशन कर रहे हैं किसी इकोनॉमिस्ट का, तो आप वहाँ पे कोई भी वर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको एज़ इट इज़ ही लिखा जाता है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, आप लिखते समय भी ध्यान रखिएगा, आप पूरा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ की साइंस को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसी तरह एल्फ्रेड मार्शल की यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दी गई है, और भी एक डेफिनेशन दी गई है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुछ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इकोनॉमिक्स में? स्कैरसिटी और
और भी चीज़ देखते हैं। देखिए, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अभी-अभी मैंने पढ़ा ह्यूमन की वांट अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज़ लिमिटेड है मतलब कि सैलरी लिमिटेड है। देयरफॉर चॉइसेस हैव टू बी मेड। हमें अपनी चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, अपने डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चॉइसेस बनानी पड़ती हैं। अगर किसी की सैलरी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो सैलरी तो 1 लाख ही है। अब उसको उसे कैसे-कैसे यूज़ करना है, क्योंकि वांट्स तो हो सकता है हमारी और भी ज़्यादा हों, कि हमें ये लेना है, वो खरीदना है, हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना? तो वांट्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो हमारा रिसोर्स है यानी जो हमारी सैलरी है, वो अगर 1 लाख रुपए है, तो हमें उसी में से सोचना पड़ेगा कि हम इसको कौन-कौन सी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हमें चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। देन अब हम आ जाते हैं अपने बिज़नेस पर्सपेक्टिव पे। मान लीजिए आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए? देन हाउ टू प्रोड्यूस, उसे कैसे बनाया जाए, है ना? उसके बाद फॉर व्हॉम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए? मान लीजिए आपने सोचा कि मैं कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का रिसर्च करना पड़ेगा कि वो एरिया कैसा है, वहाँ पे कौन रहता है। मान लो तुमने सोचा कि हाँ, हम यहाँ पे एक स्ट्रीट फूड की एक दुकान खोल लेते हैं, है ना? तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे किस उम्र के ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बूढ़े लोग रहते हैं या ज़्यादा बच्चे रहते हैं या ज़्यादा जवान रहते हैं या ज़्यादा कॉलेज गोइंग बच्चे रहते हैं। क्या यहाँ आस-पास में कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ज़्यादा लोगों की भीड़ होती हो, है ना? इन सभी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद ही हम स्टार्ट करते हैं कोई भी बिज़नेस। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे ऐसा क्या बनाएँ जो खूब चलेगा, देन हम इसको कैसे बनाएँ और मेन चीज़ हम ये किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है? फिर हम आ जाते हैं नीड्स एंड वांट्स पे। अब मैं नीड्स और वांट्स बार-बार कह रही हूँ, तो हो सकता है कि इसमें कुछ डिफरेंस हो, नीड्स अलग होती हों, वांट्स अलग होती हों, क्योंकि वर्ड तो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, नीड और वांट को एक साथ यूज़ कर लेते हैं हम सभी लोग। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? नीड्स होती हैं हमारी बेसिक ज़रूरतें, जैसे कि पानी, जैसे कि हवा, ये हमारी नीड है। को हम इसके बिना हम रह नहीं सकते, है ना? तो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, हमें सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो, वो होती है नीड। जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, है ना? नेक्स्ट आ जाइए वांट। अब वांट क्या होता है? वांट ऐसी चीज़ें होती हैं जो नीड से ऊपर होती हैं। जब हमारी सारी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, फिर हमारी वांट्स शुरू होती हैं। जैसे नीड क्या है? कि रोटी-सब्ज़ी खाने को मिले, ये हमारी नीड है। लेकिन हमारी वांट क्या होगी? कि हम हर दिन कुछ बेहतरीन खाएँ। बाहर जाके खाएँ, 5 स्टार में खाएँ, ये हमारी वांट है ना? डिज़ायर दैट इम्प्रूव कम्फर्ट, ऐसी डिज़ायर जो हमारे कम्फर्ट को और बढ़ाना चाहती हो, है ना? उसी को क्या कहते हैं? वांट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन हो गए, कार हो गई, ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, ये सब क्या है? हमारी वांट्स हैं। कपड़ा हमारी नीड है, क्लॉथ हमारी नीड है, लेकिन ब्रांडेड क्लॉथ हमारी वांट है। तो ये डिफरेंस होता है नीड और वांट में, ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? अभी-अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करी कि हम कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है ना? तो ये उसकी उसी के लिए बिज़नेस जब आप आगे बढ़ाते हो, तो मेन 4 चीज़ें क्या होती हैं? पहले तो आप ये 4 नाम को बिल्कुल ध्यान याद ही कर लीजिए, तुरंत याद कर लीजिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज़। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज़। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज़। अब इन 4 वर्ड्स को हम थोड़ा समझ भी लेते हैं कि हमें ये 4 चीज़ें क्यों ज़रूरत होती हैं अपने बिज़नेस में। तो लैंड, लैंड में क्या आ जाता है? लैंड रिफर्स टू नेचुरल रिसोर्सेज़। जितनी भी चीज़ें हमें नेचर से मिलने वाली हैं, वो सब हमारी क्या है? वो हमारी आती हैं लैंड के अंदर। जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट, मिनरल, अदर रिसोर्सेज़, नेचुरल रिसोर्सेज़, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज़ हमें चाहिए हमारे बिज़नेस के लिए, वो सब आ जाते हैं हमारे लैंड में, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं हम लेबर पे। अब लेबर क्या है? टॉप मैनेजमेंट से लेके हमारे फील्ड वर्क तक, ऊपर से लेके नीचे तक सारे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके सारे एफर्ट्स आ जाते हैं लेबर में, ठीक है? मैन मेड यानी ह्यूमन एफर्ट को कहते हैं, ठीक? रिफर्स टू ह्यूमन एफर्ट, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। प्रोडक्शन के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन अगर ह्यूमन एफर्ट लग रहा है तो उस ह्यूमन एफर्ट को कहते हैं लेबर। का एक होमवर्क भी है इसमें, लेबर और लेबरर, इन दोनों का डिफरेंस सर्च कीजिए और सर्च करके मुझे बताइए।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैपिटल पे। अब कैपिटल क्या है? जो चीज़ ह्यूमन मेड नहीं थी, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स थी वो लैंड में आ गई थी। तो जो चीज़ अब मैन मेड रहेगी, वो किसमें आ जाएगी? वो आ जाएगी आपके कैपिटल में। अब वो मैन मेड जो कैपिटल है वो मनी भी है, ठीक है? चाहे वो मशीन हो, टूल हो, बिल्डिंग हो, इक्विपमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, पैसा हो, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? हमारे कैपिटल में आ जाती हैं, जो कि हम स्टार्ट अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते समय जो भी हम लगाते हैं, जो हम लागत लगाते हैं, उस लागत को कहते हैं कैपिटल, ठीक है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज़ ये सेम है, आप इसमें प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा। एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ऑर्गनाइज़, मैनेज एंड टेक रिस्क इन प्रोडक्शन। जितना भी आपने इतनी सारी चीजें देखी, लैंड देखा, लेबर देखा, कैपिटल देखा, इन सबको मैनेज करने के लिए भी तो कोई चाहिए। वही क्या है? वही एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है? जो हमें और जो हमारे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करे, मैनेज करे और रिस्क भी ले, ठीक है? द एंटरप्रेन्योर कंबाइंस लैंड, लेबर एंड कैपिटल प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। अभी गुड्स और सर्विसेज का डिफरेंस भी आपको समझना चाहिए कि गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होती हैं। देखो, गुड्स होते हैं वो सारी फिजिकल चीजें। गुड्स क्या है? सारी फिजिकल चीजें। जैसे आप एक शॉप पे गए, अभी हमने आपको एक क्लॉथ का एग्जांपल दिया था। तो आप जब शॉप पे गए, आपने क्लॉथ्स की शॉपिंग की, पैसे दिए, क्लॉथ्स लिए, तो आपने क्लॉथ्स तो फिजिकल एक कमोडिटी ली ना, तो वो हो गया आपका गुड्स, ठीक है? और सर्विसेज में क्या? सर्विसेज इनटेंजिबल चीजें होती हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरी सर्विस है। मैं आपको फिजिकली कोई चीज नहीं दे रही हूँ, ठीक है? अगर आप एक दुकान से कुछ खरीदते हैं, तो वहां से आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो आ जाता है गुड्स में। और सर्विसेज, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कंसल्टेशन उनसे लेते हैं, तो आप उनकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, ठीक है? तो वो हो जाती हैं आपकी सर्विसेज। तो ये डिफरेंस होता है गुड्स और सर्विसेज में। अब हम आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में। अच्छा, देयर आर टू ब्रांचेस इन इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है एक बार आप देख लीजिए। स्टडीज इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड फर्म। अच्छा, जितनी भी चीजें बिजनेस के अंदर हो रही हैं, अगर मैं ओनर हूँ, जितना कुछ बिजनेस के अंदर हो रहा है जो मेरे कंट्रोल में है, कि हमें कैसे अपने कंपटीशन को हम बीट कर सकते हैं, क्या चीज हम अपने लिए अच्छी कर सकते हैं, हम अपने लेबर्स के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हम मैनेजमेंट में क्या चेंज कर सकते हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? जो बियॉन्ड कंट्रोल है, जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है, जो हमसे नहीं कंट्रोल हो सकता, जो फुल नेशन के व्यू में आता है। जैसे कि स्टडीज इकोनॉमी एज अ होल उसको स्टडी करता है, ठीक है? जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इसको एक बिजनेस एंटिटी या कोई भी एक इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं कर सकता। आप इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये इंडिविजुअल यूनिट है और ये इकोनॉमी एज अ होल है। इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, आपको ये वर्ड्स यूज करने होंगे। भले आप अपने वर्ड्स में आंसर को लिखें, लेकिन आपकी वोकैबुलरी यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या देखनी है? ये आप कंज्यूमर बिहेवियर हमारे कंट्रोल में होता है ना? डिमांड एंड सप्लाई हमारे कंट्रोल में है कि ज्यादा डिमांड हो रही है, तो हम अपनी सप्लाई बढ़ाएं, हम चीजों को और इम्प्रूव करें, हम अपने कस्टमर्स को कैसे अच्छा सेटिस्फाई रख सकते हैं, ठीक है? हम प्रोडक्शन में क्या चेंजेस कर सकते हैं, हम कॉस्ट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में है, ठीक है? तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बड़े-बड़े टर्म है जो एक बिजनेस एंटिटी के कंट्रोल के बाहर आते हैं, ठीक है? चलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? अभी मैंने आपको आगे ऊपर समझाया भी था एक बार। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो भी चीज इफ एनीथिंग इज डन इन रिटर्न ऑफ मनी, अगर आप इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए कोई काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, आप उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे कि अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो मान लो एक टीचर ही है, अगर वो किसी स्कूल में जाके टीचिंग कर रहा है, तो वहां से उसको इन एक्सचेंज उसको सैलरी मिल रही है, तो वो उसके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही टीचर अपने घर जाके अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है।
दोनों जगह पे सेम काम हमने किया, लेकिन जहाँ पे हमें इन रिटर्न पैसे मिल रहे थे, हमने अपने प्रॉफिट के लिए काम किया था। वो हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। जहाँ पे हमने पैसे के लिए काम नहीं किया था, लव, अफेक्शन, केयर के लिए काम किया था, वो हमारे लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, अनइकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म टू अर्न इनकम, ठीक है? और सेटिस्फाई ह्यूमन थ्रू। अब इसमें हमें क्या करना है? हमने प्रोडक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक्सचेंज किया सर्विसेज का, लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। चलिए, टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब क्या क्या टाइप होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के? क्या क्या होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, ये चार चीजें आती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। प्रोडक्शन क्या है? क्रिएटिंग गुड्स। प्रोडक्शन क्या है? क्रिएटिंग गुड्स या सर्विसेज, ठीक है? जैसे कि फार्मिंग किया हमने, मैन्युफैक्चरिंग किया या टीचिंग भी किया, ठीक है? तो ये आ गया हमारी प्रोडक्शन में। अब जो हमने प्रोडक्शन किया है उसे डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेंगे, ठीक है? उसके एक्सचेंज में हम पैसे भी तो देंगे। जो व्यक्ति का हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, मान लो हमारी एक कंपनी है, उसमें कुछ लेबरर्स हैं, उसमें कुछ एम्प्लॉइज हैं, तो हम एम्प्लॉइज को रिटर्न में सैलरी भी तो देंगे, वेजेस भी तो देंगे, रेम्यूनरेशन भी तो देंगे। तो वो सब हमारा किस में आ जाएगा? हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। वेजेस दे दिया हमने, रेंट दे दिया बिल्डिंग का, हमने इंटरेस्ट दे दिया, हमने जो प्रॉफिट कमाया अपने शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट दिया, है ना? फिर अब आ जाते हैं एक्सचेंज में। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज की मीनिंग होती है लेन देन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप पे गए कपड़े लेने, तो आपने कपड़े लिए और पैसे दिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक्सचेंज, ठीक है? कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है यूज। क्या होता है? यूज। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज। द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट। आपने जो कपड़े लिए, जब उसे पहन लिया तो आपने उसे यूज कर लिया, यानी कि कंजम्पशन भी हो गया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ईटिंग फूड, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हो गए आपके कंजम्पशन, ठीक है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका, ठीक है? मैं साइड हो रही हूँ, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स की? क्या हम करते हैं? वैसे तो आपने इतनी देर से पढ़ा, तो आपको कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि हम क्या-क्या इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स की होती हैं। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़। जैसे कि हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं, उनको एफिशिएंटली, अच्छे से यूज़ करने को सिखाता है। फिर असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन लेते हैं, हम चूज़ करते हैं कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, उसमें से हम कौन-कौन सी चीज़ों को पहले, क्या प्रायोरिटी है हमारी, किसमें हम पहले खर्च करेंगे, उसके बाद किसमें खर्च करेंगे, ठीक? तो हमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। फिर इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इकोनॉमिक्स प्रमोट करता है। देन हेल्प गवर्नमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़। जो भी नई पॉलिसीज़ आती हैं, उनको किस तरह से फॉर्मुलेट करना है, उसमें हेल्प करता है गवर्नमेंट की। एंड देन इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करता है, जब हम सही से एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? कुछ टर्म्स हैं, आप ये पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, की इकोनॉमिक टर्म्स, क्या-क्या इकोनॉमिक टर्म्स हैं? स्कैरसिटी, अभी हमने पढ़ा था स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि लिमिट, हाँ, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कम-कम अवेलेबल है ना, तो हमारी, यानी कमी। एक एक वर्ड में बोलूँ अगर मैं, तो स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। चॉइस, सेलेक्टिंग वन ऑप्शन फ्रॉम मेनी। हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, हमें चूज करना पड़ता है कि विच इज आवर प्रायोरिटी, ठीक है? फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आप एक मतलब समझ लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अगर एक शब्द में कहें तो होता है सैक्रिफाइस। अब ये कैसे सैक्रिफाइस है, इसको आप एक बार समझ लो। जैसे कि आप आपका एक फ्रेंड है, उसका बर्थडे है आज, ठीक है? उसने बोला कि हम करेंगे पार्टी, ठीक है? तो आपको जाना है एक जगह पार्टी में, और दूसरा आज आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक? इन 2 चीज़ों में से आपको चूज़ करना पड़ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो। या तो आपको आपके फ्रेंड की पार्टी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्लास करने के लिए, और या तो अपनी क्लास को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो यानी कि
जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, गुड्स, गुड्स किसे कहते हैं? फिजिकल कोई चीज हम खरीदे, मैंने कपड़े खरीदे तो कपड़े क्या हो गए? फिजिकल चीज हो गई ना, तो वो हो गया गुड्स। सर्विसेज, इनटेंजिबल चीजें, यानी कि जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सब हो गई सर्विसेज। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इन डेली लाइफ। आप हमारी डेली लाइफ में इकोनॉमिक्स कैसे-कैसे हम देखते हैं? जैसे कि हाउस होल्ड बजटिंग, कि हम घर में क्या-क्या ले रहे हैं, क्या चीज़ें खरीदते हैं और कितना बजट बना रहे हैं, किसमें कितना पैसा लगना चाहिए, ये क्या है? हाउस होल्ड बजटिंग। उसके बाद शॉपिंग डिसीजन, और हम डेली लाइफ में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? हम बजट करते हैं ना, कि हम हमारे घर का बजट क्या रहेगा, हम कितने का शॉपिंग कर सकते हैं, हम बिज़नेस में किस तरह से पैसे लगा सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे-कैसे बनानी है, किसमें कितने हज़ार करोड़ रुपए लगाने चाहिए, है ना? और सेविंग इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में भी हमें काम आती है इकोनॉमिक्स। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे हमारे जो भी टॉपिक्स हैं, वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।